वासी उन्हें चुनते हैं। इसके बाद वाराणसी को एक सांसद मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी हालांकि वो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं और वाराणसी का विकास लगातार से कर रहे हैं और दूसरी बार 2019 में फिर जीते वो और लगातार कोशिश यही कि वाराणसी विश्व पटल पर, हालांकि आध्यात्मिक नगरी है, पहचान की कोई जरूरत नहीं, लेकिन विकास की बहुत जरूरत जो खुद पीएम मोदी ने महसूस की। आज पूरी दुनिया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देख रही है, खुद आकर्षित लोग हो रहे हैं, आ जा रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक लोग गोवा नहीं जा रहे हैं, आध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं और यही पीएम मोदी की देन कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार, सपना साकार। विंध्य कॉरिडोर भी बन रहा है, लगातार कोशिश हो रही है, हमारे मुख्यमंत्री लगातार पहुंच रहे हैं और दिल्ली से भी नजर रखी जा रही है। तमाम कई विषय पर बातचीत करेंगे और सबसे पहले हम मेहमानों का परिचय करवा दें। रविंद्र जायसवाल जी, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट उत्तर प्रदेश सरकार के। आशीष पटेल जी, कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सम्मेलन में। सबसे पहले रविंद्र जायसवाल जी, आपसे सवाल यह है कि जिस तरीके से हमारी थीम भी है काशी संकल्प, हम तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का संकल्प, भविष्य का विकल्प, हम 24 को लेकर इसे कह रहे हैं, कोई है विकल्प? केवल काशी ही नहीं, पूरे देश में मोदी और भाजपा के विकल्प में रह गया। मैं अगर बात शुरू करूं, ठीक कहा कि काशी की पहचान की मोहताज नहीं थी, लेकिन काशी की पहचान की मोहताज नहीं थी, लेकिन काशी जकड़ा था, काशी सिकुड़ा था, काशी का विकास रुका था। देश की आजादी के 70 साल बाद जो इसकी उपेक्षाएं हो रही थी, यानी इसकी मान सम्मान, इसकी पहचान तो थी और पहचान ही नहीं थी, यह अध्यात्म का था, धर्म का था। मौज के लोग काशी आना चाहते थे, यहां भी था, लेकिन दूसरी ओर पूरा सिकुड़ा था, चारों तरफ जाम था, विस्तार के नाम पर कुछ नहीं था। गंगा में सीवर जा रहे थे, वरुणा में सीवर जा रहे थे। तब देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने यह अध्यात्म के क्षेत्र को चुना कि इसका जो पिछड़ापन है वो दूर करने के लिए, और 9 साल में लगभग 26,000 करोड़ रुपए से इसका विकास किया गया। ये 26,000 करोड़ के विकास की बात करूं तो सड़कों का विकास किया गया, आसपास के जो अप्रोच थे, बनारस से प्रयागराज का, बनारस से लखनऊ का, बनारस से गाजीपुर का, बनारस से जौनपुर का, बनारस से मिर्जापुर का, जो हमारा आने जाने का आवागमन का रास्ता था वो जाम में थे। हम सब कभी कभी प्रयागराज से अगर आते थे तो रात को 9 बजे के बाद अगर आप शहर के अंदर आइए तो 4 घंटा 6 घंटा तक हमको बनारस के शहर के जो हमारा है एंट्री, वहां जाम लगता था जी। तो जो लोग आना भी चाहते थे तो जाम के कारण से, गंदगी के कारण से तौबा करते थे, दोबारा हम नहीं जाएंगे। इसकी धार्मिक मान्यताएं हैं, इसकी प्राचीनता है, एक बार होने के बाद दोबारा वो कान पकड़ते थे। अभी जो उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में बनारस में रिपीट करने वालों की संख्या कई गुना बढ़ गई है, रिपीट करने वालों की संख्या बढ़ गई। ये क्षेत्र शिक्षा का ही नहीं था, अब क्षेत्र हो गया चिकित्सा का। बनारस के अंदर जितने बड़े बड़े अस्पताल खोले जा रहे हैं, चाहे कैंसर इंस्टीट्यूट के, आप कल्पना करिए कि पूरे उत्तर भारत के लोग अगर दुर्भाग्य से कैंसर हो जाए तो लाइन लगाते थे टाटा बॉम्बे के लिए, कई महीने की वेटिंग थी। टाटा इंस्टीट्यूट का जो यहाँ पर लाया गया 2 जगह, लतारा रेलवे पर और बीएचयू महाबना में, तो बॉम्बे से सुविधा दी गई, सरकार ने उनको फंड दिया, संस्था को दिया और नियम को बना करके सब सुविधाएं दिया। उस कारण से पूरे उत्तर भारत के लोग कैंसर के इलाज के लिए अब बनारस आते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो, राजस्थान तक के लोग यहाँ आ रहे हैं इसके लिए। बीएचयू के मेडिकल कॉलेज है, सरकार ने वहां सुविधा बढ़ाया। वहां देखा कि सुविधाएं बढ़ने के बाद डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ गए, तो उनको सुविधाएं रहने के लिए, तो उनको सुविधाएं दिया गया रहने के लिए, उनके लिए हॉस्टल बना के 72 करोड़ के लिए दिया गया, अलग से दिया गया है। फिर देखा गया छोटे मोटे जो पैरामेडिकल की चीजें हैं, जो माननीय मंत्री जी का विषय था, उन्होंने उसके सरकार ने योजना ले आए और एक स्कीम लेके आया, उसको बढ़ाया गया है। संपूर्ण काशी का विकास अब हुआ है, ये भी सच है, बहुत तेज से हुआ है। शायद भारत में सबसे तेजी से जो विकास करने का रेशियो है वो बनारस का होगा, फिर भी अभी कुछ बाकी है। एक सवाल आशीष जी आपसे है, ये तो रही काशी के विकास की बात,
आज बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है कि बीजेपी और अपना दल है, मतलब एनडीए की बात कर रहा हूं। एक तरफ INDIA, उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच रार मची हुई, फिर कहते नहीं हम तो एक हैं, 24 में बताएंगे, संविधान बचाने की ये लड़ाई है। और जब सवाल किया जाता है तो वो कहते देखिए एनडीए में तो इतनी पार्टियां हैं, INDIA ने कर लिया तो क्या है। लेकिन एक चीज ये है कि एनडीए के साथ जो है गठबंधन दल में आप लोग हैं, आप लोग का विकास हो रहा है, पार्टी फैल भी रही है, पार्टी बड़ी बनती जा रही है, सहयोग भी मिलता जा रहा है। उनके साथ ऐसा क्यों है कि वो बर्बाद हो रहे हैं? कई बार गठबंधन का फॉर्मूला अपनाया गया लेकिन हर बार हार का सामना। देखिए 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए एनडीए का गठन हुआ तो अपना दल उत्तर प्रदेश में एक इकलौते सहयोगी के रूप में आया और 2014 से आज 2024 होने जा रहा है स्थिर रूप से सहयोगी दल के रूप में है। हमारा जो गठबंधन था वो सर्वांगीण विकास के उस पर था। हमारे अपने मुद्दे थे, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सामाजिक न्याय के जो विषय एनडीए सरकार ने हल किए हैं वो पहले की यूपीए सरकार या उसमें हल नहीं हो पाए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन मुद्दों को हल करने का प्रयास किया है, चाहे केंद्रीय विद्यालय में, चाहे नवोदय विद्यालय में, चाहे सैनिक स्कूल में, चाहे नीट की परीक्षा हो। इन सब में पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए प्रवेश परीक्षा में कोई आरक्षण नहीं था। हमारी नेता आदरणीय अनुप्रिया जी ने जब भी प्रधानमंत्री जी के सामने ये विषय रखे, प्रधानमंत्री जी इन विषयों को सुना और उनको हल किया। तो जो हमारा सामाजिक न्याय का विषय रहता है उस विषय को हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने प्राथमिकता प्रदान करते हुए हल करने का प्रयास किया। तो स्वाभाविक तौर पे जब आपके मुद्दे हल होते हैं और आप जिन विषयों को लेकर के अपनी पार्टी को आगे बढ़ते हैं, उन मुद्दों को जब हल करने का प्रयास किया जाता है तो गठबंधन आगे बढ़ता है। और जहां पर केवल स्वार्थ की राजनीति होती है वहां आपस में युद्ध होता है। आशीष जी, एक तरफ आप मंत्री पद को संभाल रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी पार्टी भी है, तो कैसे मैनेज करते हैं इसे? देखिए, अपना दल के बारे में मैं बता दूं, अपना दल के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर समर्पण का भाव मेरे अंदर अगर 10% है तो उनके अंदर 100% है। वो इस पार्टी में अपने हृदय में बसाए रहते हैं और उनको सिर्फ एक दिशा दिखाने की जरूरत होती है, बाकी काम वो खुद कर देते हैं। हम एक कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम हम करते हैं तो हमें बस बताना पड़ता है कि ये कार्यक्रम है, बाकी वो खुद झुंड के झुंड वहां पहुंचते हैं, अपनी व्यवस्थाओं को करते हैं। तो जब एक आपके प्रति, किसी दल के प्रति उसके कार्यकर्ताओं का इस प्रकार का समर्पण होता है तो उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। ये मोदी 14 में आया, कई नेता आए, यहाँ से लड़े चले गए, 19 में आए, कई चीजें वाराणसी का मैजिक पॉइंट बनता जा रहा है। राजनीति कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बना के लगातार दौरा कर रहे हैं, वो सच्चा होगा क्या? आर्मी के लोग, सेना के लोग एक इस्तेमाल करते हैं कारतूस। कारतूस उसे कहते हैं जिसमें बारूद रहता है। एक होता है दगा हुआ कारतूस, खोका, जिसका आप नाम ले रहे हैं वो दगा हुआ कारतूस है, खोका हो गया, कोई उसमें दम नहीं रह गया। दम क्यों नहीं? लगातार कोशिश कर रहे हैं, आजम खान से भी मिले, गैरतल के मिले। हमने कहा कि ये उसकी काहे बात करें जिसकी लगातार 4-4 बार जमानत जब्त हो गई, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार। तो हम तो उसको मान रहे हैं कि बिना बारूद कारतूस। लेकिन सवाल तो सिर्फ बहुत लोहा। उठाते हैं आप पर, जा सवाल तो बहुत उठाए जाते हैं। जिस आदमी को अगर इतना भ्रम रहा होता, इतना भ्रम रहा
कि मैं फर्स्ट पर हूँ, सेकंड नहीं होता है, थर्ड नहीं होता है, फोर्थ पर पूछता है, तो उनकी IQ क्या होती होगी? उनकी IQ क्या उन्नति होगी? आशीष जी, एक सवाल, आप इंजीनियर भी रह चुके हैं, सेवा भी दे चुके हैं, पार्टी को सेवा दे रहे हैं, सरकार को सेवा, जनता की सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव है आप में। सवाल इस बात को लेकर 80 की क्या रणनीति है इस बार? वो तो कह रहे हैं हम जीतने नहीं देंगे और आप लोग कह रहे हैं तो मिलकर जीत जाएंगे। 2019 में उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन बना था, समाजवादी पार्टी, बसपा, और आप मीडिया के साथी कहते थे कि कुछ नहीं, खत्म सारा खेल। और हमने कितनी सीटें जीती? 64। तो जब इतने बड़े गठबंधन से लड़ करके हम 64 सीट जीत रहे हैं, तो अब की बार तो कुछ है ही नहीं, 80 के 80 जीतेंगे। मतलब सबसे ज्यादा यूपी से ही जाएगा। मैं तो आपको निश्चिंत, आपको अगर कोई लड़ाई दिख रही हो तो आप मुझे बता दें नहीं, किस सीट पर लड़ाई। मैं मैनपुरी की बात, रायबरेली की बात, अमेठी तो ले ही लिया आप लोगों ने, कुछ तो छोड़ेंगे उनके लिए। मुझे आप सीट बताइए जहां लड़ाई हो। नहीं, मैं कह रहा हूं कुछ तो छोड़ेंगे उनके लिए। मैंने कहा ना 80 की 80 सीटें जीतेंगे। विपक्ष को मजबूत भी होना जरूरी है थोड़ा बहुत। निश्चित तौर पे लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, लेकिन ऐसे विपक्ष को नहीं मजबूत होना चाहिए जो एजेंडा विहीन हो, जिनका अपना एजेंडा हो, व्यक्तिगत एजेंडा हो, जिन्हें जनता के कार्यों से कोई मतलब ना हो। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, आज भी हम एक बड़ा कार्यक्रम करके आ रहे हैं, जब आप जनता की आवश्यकताओं को लगातार एड्रेस करेंगे तो सामने वाले के लिए कुछ बचता नहीं है। लेकिन एक सवाल है, कॉरिडोर बना दिया, विंध्य कॉरिडोर बन रहा है, दूसरे समाज के लिए भी कुछ करेंगे? मैं बता रहा हूं, आज मैं अभी बनारस में जब घुस रहा था तो मैं बहुत दिनों से ये रास्ता नहीं इस्तेमाल किया था, रोहनिया होते हुए, और मेरे सहयोगी ने एक टिप्पणी की कि ये क्या एक्सप्रेसवे बन रहा है यहां पर, तो मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था। जब आप लगातार कार्य करते हैं, उसे कोई वर्ग विशेष का, जाति विशेष का व्यक्ति तो इस्तेमाल नहीं करेगा, सभी लोग इस्तेमाल करेंगे। और मैं उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मैंने थोड़ी देर पहले सामाजिक न्याय के विषय रखे थे। आजकल बड़ा पीडीए की बात करते हैं लोग। मैं उसी पे आने वाला नहीं, था। मैं इस पे बाद में बात करूंगा, पहले मैं बता दूं जी। मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसे कौन प्रयोग करता? सब करते हैं। 4 इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने अपने विभाग से 4 नए इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू कर दिए हैं, उन्हें इस्तेमाल सभी लोग करेंगे। जो हम हॉस्पिटल्स, स्पेशली जो सब सेंटर्स बना रहे हैं, पीएचसी सीएचसी से नीचे जाकर के सब सेंटर्स, उन सब सेंटर्स को इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हम लोगों ने कुछ चाबियां वितरण कराई हैं, जिसमें से उन लोगों को आवास मिला है जिन्होंने कभी सपने में नहीं देखा। कोल, मुसहर, ऐसे लोग जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े थे और उनके पास मूलभूत आवश्यकताएं नहीं थी। तो जब आप ऐसी चीजों को लगातार एड्रेस करेंगे तो दूसरे के लिए कुछ जगह बचती नहीं है। यानी कि हर तबके को लोगों को सुविधा पहुंच रही है। निश्चित तौर पे। रविंद्र जी, मेरा सवाल ये, आगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से एकदम तैयारियों में जुटी हुई है। आगामी चुनाव को लेकर, 2024 को लेकर क्या तैयारियां? भाजपा के लोग लोकतंत्र को एक मंदिर मान करके एक पूजा के रूप में करते हैं। जनता को सुविधा, जनता, हम सब प्रतिनिधि होते हैं, जनता के वॉइस होते हैं, तो हमारा लगातार ये प्रयास होता है कि जनता की हर सुविधा मिले। इसलिए चुनाव के तैयारी के निमित्त हमारा कोई काम नहीं होता है, न हम लोग का टारगेट चुनाव रहता है, न उसको लक्ष्य करके हम काम करते हैं। सदैव चरैवेद की नीति से हम काम करते रहते हैं, उनके विकास के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए। वह लोग हैं जो बरसात होता है तो मेढक बाहर निकलता है, वो उनके लिए है। हम सब के लिए 24 घंटे का मेहनत प्रधानमंत्री जी करते हैं, मुख्यमंत्री जी करते हैं, और हम सबसे अपेक्षाएं करते हैं कि लगातार आप काम करते रहिए। वो तो कहते हैं संविधान खतरे में है।
देश को बचाना है, संविधान खतरे में, देश को बचाना है। आप लोग तो पूजा करते हैं और इसी देश को बचाने के लिए लड़ाई इस बार लड़ी जाएगी 24 में। अब अगर उनके लिए संविधान हुआ खतरे में है कि कब्रिस्तान के लिए बाउंड्री कराने के लिए अखिलेश यादव की सरकार में केवल फंड दिए जा रहे थे, मैं उसमें विधायक था, तो हमने एक मांग उठाया विधानसभा के अंदर कि कब्रिस्तान की सुरक्षा करना चाहिए, आप करिए, लेकिन मरघट पर भी जहाँ शमशान पर अंतिम यात्रा जाते हैं जरा वहाँ भी सुंदरीकरण हो जाए, तो नहीं दिया गया। अब हम कह रहे हैं कि हम दोनों काम करेंगे, हम शमशान का विकास करेंगे और कब्रिस्तान का भी करेंगे। वो केवल करते थे कब्रिस्तान का, वह केवल करते तो रोजा अफ्तार का, उनके लिए वो था। हम दोनों कर रहे हैं, हम रोजा अफ्तार भी करते हैं, हम कवाड़ियों का जो का सौद भी करते हैं, अंतर ये होगा बस। आशीष जी, एक सवाल, मिर्जापुर के विकास की बात करें हम या उस पूरे इलाके की बात करें, सोनभद्र को भी इसमें हम जोड़ना चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत इलाका है, बहुत खूबसूरत इलाका है। उसके विकास को लेकर क्या कि पर्यटन को बढ़ावा मिले, जिस तरीके से काशी को मिला, ये देखा जाए वक्त जो अभी वक्त चल रहा है, लगातार पर्यटक आ रहे हैं, वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आध्यात्मिक और इसके अलावा व्यापार भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ कोशिश होगी सोनभद्र और मिर्जापुर इलाके को लेकर? अगर हम लोग जाते तो विंध्याचल को ही बस मान के वापस आ जाते हैं। देखिए, मिर्जापुर की जहाँ तक बात है, मिर्जापुर स्ट्रेटेजिकली इतनी अच्छी जगह लोकेटेड है। दिल्ली हावड़ा मेन लाइन मिर्जापुर होकर के गुजरती है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मिर्जापुर होकर के गुजरता है। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH7 वाराणसी से प्रारंभ होकर के मिर्जापुर होते हुए मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर जाता है। सोनभद्र जो मिनरल से रिच है, उसका भी आवागमन मिर्जापुर होकर के आता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रयास किया कि मिर्जापुर की सड़कें ठीक हैं। आज अगर आप मिर्जापुर जाएं तो आपको कहीं से भी प्रवेश करेंगे 4 लेन की सड़कें मिलेंगी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गडकरी साहब का और माननीय मुख्यमंत्री जी का कि अभी उन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर और बिंद कॉरिडोर को कनेक्ट करने के लिए एक नए पुल को विंध्याचल के पास बनाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करती है, इस कार्य योजना में सम्मिलित कर लिया है। तो लगभग 1200 करोड़ के आसपास का ये पुल बनेगा 6 लेन का। तो सबसे पहले सड़कों को सुधारने का काम हुआ। मिर्जापुर में आज मेडिकल कॉलेज सबसे बाद में प्रारंभ हुआ और सबसे पहले चालू हो गया, पूर्ण क्षमता से काम कर रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने आपको बता दिया, चालू हो गया। एक कमी थी विश्वविद्यालय की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले मई में उसकी घोषणा की थी और मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में हम उसको शिलान्यास करा ले जाएंगे। तो मूलतः शिक्षा की जो बेसिक व्यवस्थाएं हैं वो हो गई हैं। अब जहां तक रोजगार का विषय है, मिर्जापुर में धीरे धीरे शिक्षा का क्षेत्र हो और चाहे अन्य कोई फैक्ट्रीज हों, वो अपनी जगह ढूंढ रही हैं और वहां पर अपने आप को स्टेशन कर रही हैं। तो धीरे धीरे ये रोजगार का भी सेंटर हो जाएगा। लोकेशन इतनी अच्छी है, मैं आपको बता दूं, पूर्वांचल का एक्सपोर्ट सेंटर सरदार वल्लभ भाई पटेल एक्सपोर्ट सेंटर भी चुनार में खुला है। लॉजिस्टिक हब भी उसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में रेलवे बना रहा है। तो धीरे धीरे जो मतलब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वगैरह के कारण जो लोकेशन है ये बहुत अगले दिनों में एक नई जगह ले लेगा। ठीक है रविंद्र जी, देखिए विपक्ष जो है वो लगातार आप पर निशाना साधता रहता है। जो भी चीजें आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से की जाती है, चुनावी एजेंडा करार दे दिया जाता है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात हो या बात परिवहन की हो, हर चीज में सवाल उठाते हैं, निशाना साधते हैं विपक्ष और कहते हैं कि जनता के साथ, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कैसे इस सवाल जो उठ रहे हैं इसका जवाब देंगे आप? मेरे को लगता है कि न विपक्ष के पास ऐसा क्वेश्चन है, न क्वेश्चन का अवसर है। क्वेश्चन का अवसर तब होता है जब आंसर ना मिले। इसलिए इसमें कोई पता दूर दूर तक क्वेश्चन बनता ही नहीं है।
हमने आज परिवहन के रूप में हम बताया कि बनारस से गाजीपुर 4 लेन, बनारस से गोरखपुर 4 लेन, बनारस से प्रयागराज 6 लेन, बनारस से लखनऊ जहाँ बैठे लोग हैं कल तक ये जाते थे तो बनारस से लखनऊ जाने में लगता 5-6 घंटा, आज 3.5 घंटा में आ जा रहे हैं। ये परिवहन की देन है। हमने ट्रेन की सुविधाएं दिया, हमने मेट्रो सुविधा दिया, हमने फ्लाइट के लिए सरकार की उड़ान की स्कीम ले के आया, उड़ान की स्कीम तहत दिया, हमने फ्लाइट में बढ़ा दिया, एयरपोर्ट का हम विस्तार कर रहे हैं, ये चारों तरफ विस्तार किया। अब बात कर रहे थे माननीय मंत्री जी मिर्जापुर, तो सोनभद्र का हम प्रभारी मंत्री हैं वहाँ पर। अभी 2 दिन पहले मैंने वहाँ के जिले के बैठक के बाद सरकार ने इतनी फंड दे रखा है, 2000 करोड़ रुपये माननीय मोदी योगी जी ने दे रखा है पर्यटन मंत्रालय को, कल्चर मंत्रालय को, कि कल्चर का विकास करो। यूपी के में लोग कल्चर के लिए आना चाहते हैं, तो मैंने वहाँ के लोगों से कहा कि बहुत सरदार यहाँ की वादियाँ हैं, और शायद वह अगर ठंडी की बात ना है तो जो पहाड़ी है वहाँ की जो हरियाली है वो शानदार है। उस पर एक कंपनी को लगाया गया है कि पूरा एक इसकी स्कीम बनाने की ओवरऑल मिर्जापुर सोनभद्र के विकास के लिए टूरिज्म में क्या क्या हो सकती है। सरकार ने एक पॉलिसी बना के दिया, अगर उस क्षेत्र को इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको 20% का सरकार सब्सिडी दे रही है। मान ली कोई 5 स्टार होटल बनाता है, रिसोर्ट बनाता है, तो सरकार उनको 20-20 करोड़ रुपए का सब्सिडी दे रही है। शर्त है कि आसपास लोगों को रोजगार देंगे आप। सरकार ने ये स्कीम बना के दिया उनको। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो गंगा था, गंगा के माध्यम से चुनार होते हुए मिर्जापुर लोग जाने की माँ दर्शन की बात करते हैं, इसका विकास किया जा रहा है। तो सब कुछ विकास इसका हुआ है। मेरा एक आपसे आखिरी सवाल है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, विंध्य कॉरिडोर, राम मंदिर निर्माण हो ही रहा है। दूसरी ओर एक स्वामी जी हैं, वो रामचरितमानस के प्रति को फाड़ देते हैं, वो कहते हैं ज्ञानवापी पर सवाल उठाते हैं। इसके अलावा देवी देवताओं का अपमान, रामचरितमानस के दोहे को लेकर वो समाज में तमाम भ्रांतियां फैला रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि लगातार सनातन ही क्यों आपकी सरकार में कटघरे में खड़ा किया जाता है विपक्ष की तरफ से। मैं एक बात बताऊं, उत्तर प्रदेश के अंदर 2 अस्पताल का और अच्छा विकास किया गया, एक आगरा का और एक बनारस का और अस्पताल है। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको बेटा? तो जिसका हम नाम ले रहे हैं उस स्वामी जी को वहीं जाना चाहिए, उनके लिए और कोई बचा नहीं अस्पताल, उसका विकास किया जा रहा है। और ऐसे आदमी की क्या बात है। लेकिन अखिलेश यादव को तो बोलना चाहिए ना इस पर। आशीष जी, आप लोग सहयोगी है, अखिलेश यादव को बोलना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो भी तिलक लगाना शुरू कर दिए, चुनरी उड़नी शुरू कर दिए। लेकिन समाजवादी आते हैं बनारस, कहते हैं कि क्वेटो नहीं मिल रहा है यहाँ। नहीं, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनारस कितना बदला है ये बनारस के रहने वाले जानते हैं, और हमारे लिए तो ये कर्मस्थली रही है। तो मैंने अभी अपनी बात की शुरुआत में ही कहा था कि बनारस कैसे बदल गया, इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं। और विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक ऐसी सतत प्रक्रिया है कि जिस पर आप कितना भी करें वो हमेशा कम ही दिखता है। पहले 2 लेन बनेगा, फिर 4 लेन बनेगा, फिर 6 लेन, फिर 8 लेन, पहले 2 मंजिल बनेगा, फिर 8 मंजिल बनेगा। ये तो सब चलता रहता है। न्यूयॉर्क में भी, टोक्यो में भी लगातार विकास कार्य होते रहे। तो ये कोई नई बात नहीं है। और जिसने मूल समस्या क्या है, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी एनडीए की सरकार है, उसने अपने ही मानक कितने ऊंचे कर दिए हैं कि जो सामने वाला शून्य पे खड़ा था, जिसको शून्य ही दिखता था, अगर आज 40 पे 50 पर खड़ा है तो वो शून्य और 50 के बीच जो है अंतर नहीं कर पा रहा है। तो पहले उन्हें थोड़ा सा ना नया चश्मा लगाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि 0 और 50 में कितना अंतर होता है। कुछ कहना चाह रहे हैं राहुल जी, क्योटी की बात करते हैं, मैं थोड़ा आज इसको स्पष्ट कर दूं उस क्वेश्चन को। जापान नहीं, ये मेरा सवाल नहीं है, समाजवादियों का है। एक निकले हैं जापान का एक शहर, उसका नाम क्योटो है। वह प्राचीन शहर है जी। शहर के बीच में नदी बह रही है, प्राचीन शहर है, शहर के बीच में नदी बह रही है। जब जापान की टीम यहाँ पर आई तो उन्होंने कहा कि मेरे क्योटो की तरह काशी भी है, वह भी प्राचीन शहर है, यह भी प्राचीन शहर है। शहर के मध्य में वहां भी नदी है और यहाँ भी गंगा के रूप में नदी है।
उन्होंने कहा कि इसकी विकास भी हम वैसे ही देख रहे हैं जैसा क्योटो का है। तो उन्होंने आते ही ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार आई क्योटो में, यहाँ की टीम जाती है, वहाँ अध्ययन करके आती है और ये देखा है कि संपूर्ण काशी का अगर विकास करने की बात करें तो एक वर्ग था जो कहता था कि विश्वनाथ मंदिर के आसपास के सबको चौड़ाकरण कर दिया जाए और ध्वस्त कर दिया जाए। तो हम लोग को लगा कि फिर शहर की पहचान खत्म हो जाएगी, सारा मार्केट वहीं पर, सारे हेरिटेज वहीं पर है, सारे प्रसन्नता वहीं पर है। तो हम उसको मेंटेन करते हुए कि हमारा शहर का जो पहचान है वह डैमेज न होने पावे, माँ गंगा डैमेज न होने पावे, शहर का विस्तार कर दिया जाए, हम उसको बचा ले जाए। तो उसी विस्तार के तहत पूरा बनाया गया रिंग रोड। हम धीरे धीरे सरस इसके बाजार को आगे शिफ्ट कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, हाल बाहर जा रहे हैं। यानी हम क्योटो के तर्ज पर गंगा या नदी के तर्ज पर उनका गंगा को बचाना, जो उसकी ओल्डेस्ट है उसको बचाना, जो हमारी पहचान हेरिटेज को उसको बचाना, यह बचाते हो किया। तब क्योटो शहर ने यहाँ पर रुद्राक्ष के लिए अपनी फंड दिया। यानी वो इतना प्रभावित हुए काशी क्योटो के इस नारा से कि रुद्राक्ष के लिए उन्होंने फंड दिया, जमीन सरकार की थी और उसको बनाया वहां के प्रधानमंत्री ने। ये सिद्धांत था। अब समझाइए आप। हाँ मैं थोड़ा सा स्पष्ट करूंगा जी। हमारी सरकार ने कई मंत्रियों को देश के बाहर भेजा था। संयोगवश मुझे जापान जाने का मौका मिला था और जापान के साथ मैं क्योटो भी गया था। तो पहले मैं अपने विपक्ष के साथियों को बताना चाहता हूं कि क्योटो है क्या, पहले उसके बारे में जानें। क्योटो अपनी पुरानी सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए एक ऐसा शहर है जिसने अपनी सांस्कृतिक विरासत को खत्म भी नहीं किया और विकास को अपने अंदर समेट लिया है। यही कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली, हमारे मेयर साहब सामने बैठे हुए हैं, हमारा बनारस का शहर पुरानी सांस्कृतिक विरासत को नए विकास के उसमें रास्ते में समाहित न करते हुए पुरानी संस्कृति को भी समेटे हुए है और इसको भी विकास भी कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट है। अब उसको समझने के लिए थोड़ा दिमाग ज्यादा चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का, दोनों माननीय मंत्रियों का कि बेबाक तरीके से आपने हर सवाल का जवाब दिया। उम्मीद करते हैं काशी के साथ पूर्वांचल का विकास, उत्तर प्रदेश का विकास, और इसी के साथ 24 के चुनाव में भी जाने वाले हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा, लेकिन सवाल ये है कि काशीवासी वाकई खुद महसूस कर रहे हैं कि उन्हें 14 के बाद से क्या लगातार मिल रहा है। इस सेशन को